Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, student. As we have started our journey of inflation, that is in macroeconomics, क्योंकि macroeconomics के 4 important pillars हैं, जिसमें first pillar है theory of income and employment, second pillar है theory of general price level, जिससे related हमने inflation chapter को start किया. थर्ड पिलर है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फोर्थ पिलर है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी. तो इनमें से हमने आज एक फर्स्ट पिलर को की जर्नी को स्टार्ट किया, दैट इज इन्फ्लेशन. एंड इन दैट फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस कि इन्फ्लेशन क्या है, दैट इज जनरल राइज इन द प्राइस लेवल. जब हम देखते हैं कंटिन्यूअस देयर इज राइज इन द price level continuously go on increasing, that is called inflation. Now इस inflation में we observe कि value of money go on declining, यानी purchasing power of people go on reducing. So that inflation उसके causes क्या है, that we have discussed in the first part, because 2 important properties are there, that is demand pull. हमने देखा डिमांड पुल हो रहा है और जैसे जैसे डिमांड पुल हो रहा है और एग्रीगेट डिमांड का हमने क्या देखा बच्चों, इट वाज शिफ्टेड ऑन राइट साइड. हमने देखा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो था उसने हमारे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को क्या कर दिया बच्चों, राइज कर दिया. और वो हमने डायग्राम के साथ भी प्रूव कर दिया. हमने देखा कि देयर इज एल का फॉर्मेट, उस एल के फॉर्मेट में हमने देखा देयर इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व. दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व विच इज स्लोपिंग अपवर्ड. देन इट इंटरसेक्ट विथ द एग्रीगेट डिमांड कर्व इन द मार्केट. वेयर एग्रीगेट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट एग्रीगेट सप्लाई कर्व वी गेट द फर्स्ट इक्विलिब्रियम प्राइस E1. Here we see volume of money Y1 और यहाँ पे प्राइस फिक्स हो गई P1, यानी प्राइस P1 हैज़ बीन फिक्स्ड इन द इकोनॉमी. जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम रीच हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं और वहाँ पे डिसाइड होता है प्राइस इन द इकोनॉमी. नाउ एज डिमांड पुल हुआ, जैसे ही डिमांड आगे बढ़ा एग्रीगेट डिमांड कर्व है शिफ्टेड ऑन द राइट साइड. हमने देखा एग्रीगेट डिमांड कर्व वाज शिफ्टेड ऑन द राइट साइड AD2 और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड कर्व आगे गया वी रीच एट न्यू इक्विलिब्रियम लेवल दैट इज E2. यहाँ पे हमारे इकोनॉमी का आउटपुट लेवल कहाँ तक पहुँचा बच्चों, दैट इज Y2 तक. फिर हमने देखा उस E2 लेवल पे प्राइस लेवल आपका बढ़ गया, यानी प्राइस इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2. अगेन और डिमांड पुल हुआ और डिमांड पुल के पीछे बहुत सारे रीज़न थे. हमने देखा पॉपुलेशन बढ़ा, दैन सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा, हो सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ हो, सप्लाई शॉक हुआ हो, रिटायरमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट हो. ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से डिमांड कर्व इज शिफ्टेड ऑन द राइट साइड. सपोज AD3 अगेन हमें नया इक्विलिब्रियम मिला E3. फिर से आपने देखा आउटपुट Y3 लेवल तक गया, लेकिन इसके साइमल्टेनियसली इफेक्ट देखा हमने, देयर इज राइज इन द प्राइस लेवल. फिर प्राइस बढ़ने लगी. ये था डिमांड पुल का इन्फ्लेक्शन. लेकिन इस डिमांड पुल के साथ साथ हमने देखा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने पार्ट फर्स्ट में देखा. जब हमने देखा when the cost of production increase हुआ due to rise in the price of cost of production, यानी factors of production, that is 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. जब इन चारों की प्राइस बढ़ती है और उसकी वजह से अगर आपकी प्राइस बढ़ने लगे तो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में बच्चों फिर से हमने देखा कॉस्ट बढ़ गई. समटाइम रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, समटाइम गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज कर दिए, जैसे GST का प्रेशर आया उसने हमारी कॉस्ट को बढ़ा दिया. समटाइम ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई क्योंकि देयर इज़ राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल,
उनकी वजह से प्राइस बढ़ गई। सम टाइम मोनोपोलिस्टिक जो ट्रेड यूनियन है उनकी वजह से लेबर की प्राइस बढ़ गई, तो वेजेस का प्रेशर बढ़ गया। ओवरऑल देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। हाँ, सम टाइम अगर मोनोपोली मार्केट सिचुएशन है, ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन है, तो यू नो दैट producers always try to gain more and more profits by raising the prices, तो वो profit ज़्यादा enjoy करना चाहते हैं। All these factors will result in cost push inflation। जब हम cost push inflation देखते हैं तो उसमें aggregate demand का, जैसे हमने देखा था, sloping downward था। Now इसने intersect किया aggregate supply कर्व को, राइट, एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट किया। यहाँ हमें मिला इक्विलिब्रियम, यानी आपके इकोनॉमी का आउटपुट लेवल यानी वाई। सपोज ये फिक्स हो गया एंड प्राइस डिसाइड हो गया ओपी। नाउ देयर इज कॉस्ट पुश। जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है तो देयर इज शॉर्टेज एंड स्केर्सिटी इन द इकोनॉमी, सो सप्लाई कर्व इज शिफ्टेड अपवर्ड। तो इसको अपवर्ड जब हम शिफ्ट करते हैं तो इट विल बी शिफ्टेड अपवर्ड, तो वी विल रीच अगेन ऑन न्यू इक्विलिब्रियम। और इससे देखो आपका जो आउटपुट है इट हैज़ बीन रिड्यूस। देखो आउटपुट कम हो गया, स्केर्सिटी हो गई, शॉर्टेज हो गई, लेकिन उस शॉर्टेज की वजह से देयर इज राइज इन द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल बढ़ गई। अगेन हो सकता है जहाँ से हमने देखा कि सप्लाई शॉक was found in the Indian economy, क्योंकि ऑयल और पेट्रोलियम की प्राइस एट इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा बढ़ गई, तो हमारी इकोनॉमी में बहुत सी स्केर्सिटी क्रिएट हो गई। इस तरह से सम टाइम रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़े या ट्रांसपोर्ट की प्राइस बढ़े, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ा, यानी प्राइसेस बढ़ने से देयर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी रिड्यूस्ड। दैट इज व्हाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज शिफ्टेड अपवर्ड। फिर पीछे चला गया, फिर हमें न्यू मिला, अगेन न्यू इक्विलिब्रियम यानी E2। आपने देखा फिर से आउटपुट हैज़ बीन रिड्यूस्ड Y2, और उसकी रिजल्ट फिर देखो प्राइस हैज़ बीन राइज, प्राइस बढ़ने लगी। तो ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये दोनों हमने इन्फ्लेशन फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया ना। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो इन्फ्लेशन है आइदर डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। इसके इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इट इज़ सोशली नॉट डिज़ायरेबल। कोई नहीं चाहता है इकोनॉमी में महंगाई बढ़े, क्योंकि ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन वी ऑब्जर्व द कंजम्पशन ऑफ पीपल गेट रिड्यूस्ड। इट रिड्यूस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ये लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल रिड्यूस कर देता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी ऑब्जर्व जो रिचर्स हैं उनके फेवर में इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा होती है, तो रिच पीपल बिकम रिचर एंड पुअर पीपल बिकम पुअर। तो इसके लिए नोबडी प्रिफर कि देयर इज इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ वेरी इजी वे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto। तो आज हम देखेंगे इन्फ्लेशन को हम जब इकोनॉमी में फेस करते हैं तो उनके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, क्या पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अब जब हम महंगाई की बात करते हैं बच्चों, तो जनरली हम बात करते हैं कि महंगाई जब इकोनॉमी में है तो व्हेन इट इज़ अ माइल्ड और मॉडरेट इन्फ्लेशन, तो इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। क्योंकि जब माइल्ड और मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो हम देखते हैं प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ते हैं, विच इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, रियल एस्टेट पीपल, बिजनेसमैन, इनकी प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। और जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो देयर इज इंड्यूसमेंट, मोटिवेशन फॉर हायर एंड हायर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स दैट सेक्टर। और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, टर्नओवर, प्रोडक्शन, सप्लाई गो ऑन इंक्रीजिंग। तो माइल्ड और मॉडरेट इफेक्ट अगर हम देखें जनरली तो इट इज़ गुड। लेकिन अगर हम लोग पूरा डिटेल में देखें, क्योंकि जब हमारी यही इकोनॉमी में कंटिन्यूसली वी विल ट्राई टू रीच एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जब हमारी इकोनॉमी के ऑल रिसोर्सेज रीच अप टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, then at that level we will see the bright side of that inflation will disappear and the evil effect will start
appearing in the economy. यानी there are major adverse effect of inflation in the economy. तो जनरली जब हम बात करते हैं तो जेएम कीन्स जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उसने कहा कि इसके इन्फ्लेशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम कैटेगराइज करते हैं इन 5 पार्ट्स में, जो मैंने आपको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहला इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन, दूसरा इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है इफ़ेक्ट ऑन कंजम्पशन एंड वेलफेयर, फोर्थ है इफ़ेक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड, फिफ्थ है इफ़ेक्ट ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़। इन 5 डिफरेंट एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे कैसे आपकी इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट जो है वो हमें दिखाई देता है इन द इकोनॉमी। अब पहला देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन। अब इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट जो है वो प्रोडक्शन पे जब हम रिसोर्सेज पे देखते हैं तो कुछ इफ़ेक्ट फेवरेबल है थोड़ा सा, और बाकी द रेस्ट इफ़ेक्ट वी विल सी द अनफेवरेबल इफ़ेक्ट्स। तो पहला देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन। अब इफ़ेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन 2 कैटेगरी में है। नंबर 1 फेवरेबल इफ़ेक्ट। नाउ एज वी हैव डिस्कस नाउ कि जेएम कीन्स का कहना है कि अगर माइल्ड या मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो ये इंड्यूस करती है फॉर टू द प्रोड्यूसर्स टू डू मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो बट नेचुरल आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपके एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों की आउटपुट और इनकम दोनों बढ़ेंगे, दैन उसके साथ कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा। तो एंटायर इकोनॉमी में ऑल द फैक्टर्स विल मूव अपवर्ड, जैसे हमने ट्रेड साइकिल्स में किया था कि इनकम बढ़ना, आउटपुट बढ़ना, प्रॉफिट बढ़ना, प्राइजेस बढ़ना, क्रेडिट फैसिलिटीज़, ऑल दीज फैक्टर्स विल मूव अपवर्ड। तो एक्सपांशन का ट्रेंड है, तो यही एक्सपांशन का ट्रेंड हमें दिखाई देता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ इन्फ्लेशन। वो हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल है क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ता है, एंड व्हेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा यानी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ, इनकम बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, देन प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोड्यूसर एंड बिजनेसमैन वो भी बढ़ा। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट है। क्लियर बच्चों? अब रेस्ट है व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज एट द ऑप्टिमम लेवल। हमने सब रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया। नाउ आवर इकोनॉमी रीच टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंचने के बाद भी इफ़ द प्राइजेस गो ऑन इंक्रीजिंग, यानी यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो पॉजिटिव साइड है, ब्राइटनेस ऑफ द इन्फ्लेशन है, जो हमारा बेस्ट पार्ट है, वो डिसअपियर होने लगता है। अब इन्फ्लेशन की मार पड़ने लगती है हमारे बजट पे। अब इन्फ्लेशन जो है वो हमारी परचेजिंग पावर को रिड्यूस करता है। अब इन्फ्लेशन हमारे रियल वेजेस को रिड्यूस करता है बच्चों। तो वो है अनफेवरेबल इफेक्ट, और वो अनफेवरेबल इफेक्ट में फर्स्ट वन है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ यहाँ पे क्या होता है, जब हम इन्फ्लेशन देखते हैं तो इन्फ्लेशन के दौरान वी ऑब्जर्व कि देयर इज़ अफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं। अब प्राइस बढ़ने से डिमांड साइड वी विल सी कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस हो जाता है। नॉट ओनली डिमांड साइड अफेक्टेड बट प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्शन पैटर्न आल्सो गो ऑन चेंजेस। प्रोडक्शन पैटर्न जब हम चेंज की बात करते हैं तो हेयर प्रोड्यूसर्स डाइवर्ट करते हैं अपने रिसोर्सेज को फ्रॉम एसेंशियल गुड्स टू नॉन एसेंशियल गुड्स। वाई? सिंपली टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। उन्हें चाहिए इन्फ्लेशन के दौरान प्रॉफिट, और जहाँ पे उनके प्रॉफिट लेवल ज़्यादा दिखते हैं दे ओनली प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज। They never see कि whether the goods are useful, essential or not. बस all the resources will be divert towards that direction where they will enjoy maximum profits. तो आपके प्रोडक्शन के पैटर्न ही चेंज हो जाते हैं जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो सबसे पहला हमारे रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन होता है, यानी एलोकेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं होता है। वी रिक्वायर बेसिक नेसेसरी इसेंशियल गुड्स इन द इकोनॉमी जो हमारे कंजम्पशन को इंक्रीज करे, लेकिन इन्फ्लेशन के दौरान वेयर दे एंजॉय द ग्रेटर प्रॉफिट्स, क्योंकि उन्हें मालूम है जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है, जहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा है, वेयर दे विल एंजॉय द मैक्सिमम, दे विल प्रोड्यूस दोज नॉन एसेंशियल गुड्स।
तो पहला जो हमें एडवर्स और इविल इफेक्ट दिखता है दैट इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट है मोर स्पेकुलेशन। अब ये भी हमें जनरली दिखाई देता है क्योंकि ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन देयर इज इंक्रीज इन द स्पेकुलेशन इन वेरियस टाइप। बहुत से एक्टिविटीज़ में स्पेकुलेशन शुरू हो जाता है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल उनको यूज़ करना, यानी जहाँ पे उनको सस्ता और चीपर रॉ मटेरियल मिला वो भी उन्होंने यूज़ कर लिया। दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉयट द कंज्यूमर। तो स्पेकुलेशन हम लोग कहें, ब्लैक मार्केटिंग कहें, स्मगलिंग कहें, इलीगल एक्टिविटीज़ कहें, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें इस दौरान यानी इन्फ्लेशन के दौरान दिखाई देती हैं। तो देयर इज़ मोर एंड मोर स्पेकुलेशन वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन पीरियड। क्यों? क्योंकि दे विल ट्राई टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, और उसी प्रॉफिट्स में क्योंकि प्राइजेस बढ़ गई हैं, प्रॉफिट्स बढ़ गई हैं, तो दे विल ट्राई टू एंजॉय मोर एंड मोर प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर। एंड सम टाइम दे आर यूजिंग द चीपर टेक्नोलॉजी है, चीपर रॉ मटेरियल है, दैट मीन्स स्पेकुलेशन विल इंक्रीज। या सम टाइम डेलिबरेटली दे विल ट्राई टू क्रिएट द स्केर्सिटी इन द मार्केट, होर्डिंग इन द मार्केट सो दैट प्राइस विल राइज। तो ये भी तो एक स्पेकुलेशन है, ये भी एक मैनिपुलेशन है। जानबूझ के वो इकोनॉमी में इस तरह के टैक्टिक्स को एडॉप्ट करते हैं सो दैट कंज्यूमर के बजट पे प्रेशर बढ़े, प्राइजेस और बढ़े, और प्रोड्यूसर विल ट्राई टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। थर्ड है रिडक्शन इन द प्रोडक्शन। अब ये भी जनरली दिखाई देता है when we see inflation, महंगाई यानी rise in the price level। अब ये एक ऐसी पोजीशन है, ये एक ऐसी स्टेट है where we find कि value of money is falling, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ गया है। अब प्राइस लेवल बढ़ गया है तो वी नो दैट कि वी डिमांड लेस, क्योंकि परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाता है, हमारा डिमांड, हमारा कंजम्पशन वो रिड्यूस हो जाता है। जब डिमांड ही कम हो जाएगा तो प्रोड्यूसर विल रिड्यूस देयर प्रोडक्शन स्केल, वो अपने प्रोडक्शन स्केल को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये भी तो एक प्रोडक्शन पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि दे न्यू इट कि एट द हायर प्राइस लेस गुड्स आर डिमांडेड इन द इकोनॉमी। तो प्रोडक्शन पे भी डायरेक्टली अफेक्ट आता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द सेविंग। अब दो चीज़ें जो हैं यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, एक रिडक्शन इन सेविंग और दूसरा लेस इन्वेस्टमेंट, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। व्हेन वी से इन्फ्लेशन, अब महंगाई है तो वी नो दैट वी स्पेंड मोर ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा ज़्यादा इनकम का पैसा हमारे बहुत से डेली रिक्वायरमेंट पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा हो जाता है। जब हमने ज़्यादा परचेजिंग पावर पे खर्चा कर दिया लेकिन हमारे पास चीज़ें बहुत कम आई क्योंकि रियल वेजेस रिड्यूस हो गए, हमारा परचेसिंग पावर कम हो गया, कैपेसिटी कम हो गया, लेकिन महंगाई की वजह से हमने अपने इनकम का मैक्सिमम पोर्शन खर्चा कर दिया। अब मैक्सिमम पोर्शन खर्चा हो गया तो क्या हो गया, सेविंग कम हो गई, हमारी सेविंग रिड्यूस हो गई। अब जब हमारी सेविंग कम हो जाएगी तो बट नेचुरल वही सेविंग हमारे डाइवर्ट होती है टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट। तो ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन हमारे दो ऐसे हमें इविल इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं कि जब हम इन्फ्लेशन देखते हैं इकोनॉमी, तो इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में हमारा परचेजिंग पावर जो है वो हम सेटिस्फाई करते करते इतना खर्चा हो जाता है कि हमारे पास सेविंग्स कम हो जाती हैं, और जब सेविंग कम हो जाएगी तो इनडायरेक्टली वी हैव लेस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। हमारे पास उतनी सेविंग्स ही नहीं है क्योंकि महंगाई बढ़ गई, हमने अपना ज़्यादा पैसा बहुत सारी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने में लगा दिया, तो हमारा मेजर पोर्शन ऑफ इनकम इज़ डाइवर्टेड टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर, क्योंकि राइजेस इन द प्राइस लेवल, हायर प्राइस था तो इसके लिए ज़्यादा खर्चा हो गया, हमारे पास बचा ही लेस अमाउंट ऑफ सेविंग, और वही लेस अमाउंट ऑफ सेविंग की वजह से हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी लेस दिखाई देती है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है ब्लैक मार्केटिंग। अब ये ब्लैक मार्केटिंग अगर हम लोग कहें तो ये भी स्पेकुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनरली इन्फ्लेशन के दौरान
ये जो बिजनेसमैन है दे विल प्रेफर द स्टॉकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी होर्डिंग, एंड दे विल ट्राई टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्केर्सिटी इन द मार्केट। और जब आर्टिफिशियल स्केर्सिटी होगी तो देयर विल बी राइज इन द प्राइस लेवल एंड दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। तो ये सब डिफरेंट जो वेज हैं दे विल ट्राई टू अडॉप्ट सो दैट दे विल गेट द ह्यूज प्रॉफिट, ह्यूज गेन्स ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। तो ये भी हमारा नेगेटिव जो हमारे इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें प्रोडक्शन पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ कैपिटल। अब प्रोडक्शन में ये भी इफ़ेक्ट आता है जब हमने देखा कि हमारा मेजर पोर्शन ऑफ इनकम इज़ यूज्ड फॉर कंजम्पशन। अब हमारे पास सेविंग कम, हमारी इन्वेस्टमेंट कम, और जो इन्वेस्टमेंट कम है भी तो वी आर नॉट गेटिंग द बेटर रिटर्न्स इन अवर डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि हमारे अपने डोमेस्टिक मार्केट में रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी रेट। दैट इज़ वाई वी प्रेफर टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज़। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो कैपिटल है इट विल बी फ्लाइट एंड इन्वेस्टेड टू फॉरेन कंट्रीज। तो जनरली वी ऑब्जर्व द फ्लाइट ऑफ कैपिटल। ये भी प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है इन आवर इकोनॉमी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन का ट्रेंड, क्योंकि इन्फ्लेशन के दौरान प्राइस लेवल बढ़ गया, रिटर्न कम मिल रहा है, और जब उनकी वैल्यू दे नो इट की वैल्यू ऑफ मनी हैज़ बीन रिड्यूस, सो दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन फॉरेन इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं और फॉरेन इकोनॉमी जहाँ पे उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिले वहाँ पे वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो ये सब इफ़ेक्ट हैं ऑन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन पे दो इफ़ेक्ट हैं बच्चों, एक है फेवरेबल इफ़ेक्ट यानी माइल्ड और मॉडरेट अगर है तो इट इज़ गुड फॉर आवर इकोनॉमी, क्योंकि वो हमारे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, मोटिवेट करता है, इंड्यूस करता है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो आपकी इनकम, आपका आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट ये सब बढ़ने लगते हैं। ये हमारे लिए फेवरेबल है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपकी इकोनॉमी में वो जो लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच गया और उसके बाद भी अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसके बाद जो पॉजिटिव साइड है, ये जो फेवरेबल हमारे इफ़ेक्ट्स हैं वो डिसअपीयर होने लगते हैं, और फिर जो हमारे हम लोग कहें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट हैं या ईवल इफ़ेक्ट हैं, वो हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे हमने कहा मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली डाइवर्ट नहीं किया, यानी हमने एसेंशियल गुड्स को छोड़ के किसी नॉन एसेंशियल गुड्स के प्रोडक्शन की तरफ हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए जहाँ से हमें अच्छे प्रॉफिट्स कमाने का मौका मिले। तो ये भी होता है। ज़्यादा स्पेकुलेशन इकोनॉमी में दिखाई देती है, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, इलीगल एक्टिविटीज़ ये हमारी इकोनॉमी में दिखाई देती हैं। देन प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, तो सप्लाई शॉक हमें दिखाई देता है, यानी आपने देखा सप्लाई हैज़ बीन रिड्यूस तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है, तो क्वांटिटी कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी बच्चों। देन हमने देखा कि इसी इकोनॉमी में हमारा सेविंग कम हो जाता है, क्योंकि हमारा मेजर इनकम का हिस्सा हमारा डेली कंजम्पशन में खर्चा हो जाता है, तो वी गेट द लेस अमाउंट ऑफ सेविंग, हमारे पास बचत ही कम रहती है। अब हमारे पास सेविंग कम रहेगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट की तरफ हमारे पास लेस फंड्स रहेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगी और अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। इसके लिए ऑल द कैपिटल दे आर फ्लाइट टू द अदर इकोनॉमीज, यानी हम दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो ये भी इफ़ेक्ट दिखाई देता है। देन सेकंड पे आते हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है इन्फ्लेशन का, दैट इज़ ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जहाँ पे आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है वहाँ पे कैसे दिखाई देता है। क्योंकि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं बच्चों तो इन्फ्लेशन सोशली नॉट डिज़ायरेबल, ये अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है, जहाँ पे मोस्टली हम देखते हैं कि इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फेवर ऑफ rich people. Rich people are becoming rich and poor are becoming poor. तो ये इफ़ेक्ट हमें डिस्ट्रीब्यूशन पे दिखाई देता है बच्चों। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब लोग हैं जिनके फेवर में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे कैसा इफ़ेक्ट आपको दिखाई देता है। बहुत ईजी है बच्चों। ना पहला है फिक्स्ड इनकम ग्रुप। अब जब हम फिक्स्ड इनकम ग्रुप बोलते हैं तो ये है सैलरी वाले लोग,
जिनको फिक्स्ड पेंशन मिलती है, सैलरी मिलती है, ये लोग सैलरीड वाले जो लोग हैं, पेंशनर्स जो लोग हैं, इनको फिक्स्ड इनकम मिलती है, तो दे आर अफेक्टेड बैडली, दे आर अफेक्टेड सिवियरली। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम फिक्स्ड है, प्राइस बढ़ रही है लेकिन इनकम फिक्स्ड है, तो इसके लिए उनका परचेजिंग पावर क्या हो गया बच्चों? रिड्यूस हो गया, विच हैज़ अफेक्ट ऑन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, क्योंकि उनकी इनकम फिक्स वो तो नहीं बढ़ी लेकिन परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अब उनकी वही इनकम महंगी महंगी चीज़ों में जाएगी, हर चीज़ महंगी मिल रही है, तो उनका परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया। तो जितने भी फिक्स्ड इनकम ग्रुप हैं दे आर अफेक्टेड बैडली, जिनका फिक्स्ड इनकम है, जैसे मैंने सैलरीड पीपल कहा, जिनको पेंशन मिल रहा है, ऐसे लोग बैडली अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है बिजनेसमैन। अब जब हम बिजनेसमैन की बात करते हैं तो उसमें ट्रेडर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, रियल एस्टेट में जो इन्वॉल्व हैं, ऑल दीज बिजनेसमैन दे आर गेटिंग द गुड प्रॉफिट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, क्योंकि उन्हें अच्छा उनमें से रिटर्न मिलता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के दौरान प्राइस बढ़ता है, प्राइस के दौरान यू नो दैट उनके प्रॉफिट लेवल बढ़ जाते हैं, और प्रॉफिट का शेयर किनके पास जाएगा? बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके पास जाएगा, तो दे विल गेन मोर ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन पीरियड, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हमने पहले ही कहा कि रिचर्स आर गेटिंग मोर बेनिफिट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है बच्चों। अच्छा, थर्ड आते हैं इन्वेस्टर्स। अब जब हम इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इन्वेस्टर दो कैटेगरी में, अगर एक इन्वेस्टर देखें हम जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इक्विटी शेयर्स में पैसे डाल रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं। अब इक्विटी शेयर्स में अगर पैसे डाल रहे हैं, प्राइस बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, तो इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, यानी उनका प्रॉफिट लेवल बढ़ा बच्चों, उनका इनकम बढ़ा। लेकिन अगर वो बॉन्ड होल्डर्स हैं, अगर वो डिबेंचर होल्डर्स हैं, वो भी इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन अगर उन्होंने डिबेंचर्स में पैसे डाले हैं, बॉन्ड्स में पैसे डाले हैं, तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स है, तो उनका ट्रीटमेंट फिक्स की तरह है, उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, उन्हें फिक्स्ड इनकम ही मिला, तो दे आर अफेक्टेड बैडली। लेकिन अगर इक्विटी शेयर्स होल्डर्स हैं तो दे आर गेटिंग गुड बेनिफिट, उन्हें बेनिफिट अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब जब हम डेटर्स की बात करते हैं तो डेटर्स जो हैं दे गेट बेनिफिट ऑफ लेस डेप्ट बर्डन, क्योंकि उन्हें देना कम पड़ेगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के दौरान दे रहे हैं, क्योंकि डेटर्स जो हैं, जो डेटर्स पे करेंगे उनको बेनिफिट है, क्योंकि उनके ऊपर डेप्ट का बर्डन कम हो जाता है। लेकिन जो क्रेडिटर्स हैं जिन्हें मिलेगा, तो उन्हें जो मिला वो पैसा डेटर्स ने दिया, तो क्रेडिटर्स दे आर सफरिंग। क्यों? ड्यू टू लेस रिसिप्ट ऑफ डेप्ट, क्योंकि उस समय पैसे की वैल्यू रिड्यूस हो गई है। डेटर्स ने जब लिया था बिफोर इन्फ्लेशन तब पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन जब वो पे कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, तब वैल्यू कम है। इसके लिए डेटर को क्या है? बेनिफिट। डेटर्स दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द लेस डेप्ट का बर्डन जब वो पे कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिटर्स हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, जिनको कर्जा वापस आ रहा है, दे आर सफ़र, उनको सफ़र करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब उनको पैसा मिल रहा है उस समय उनके पैसे की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है, तो उनको लेस डेप्ट मिल रहा है। तो ये इस तरह का भी सिचुएशन दिखाई देता है बच्चों। नेक्स्ट है जब हम बात करते हैं फार्मर्स। नाउ जब हम फार्मर्स की बात करते हैं तो ये जो फार्मर्स है, ये आपका 2 बार आ गया। यस, जब हम फार्मर्स की बात करते हैं बच्चों, तो जो रिच फार्मर्स हैं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि बट नेचुरल जब इन्फ्लेशन की बात आती है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस मार्केट में अच्छी है, तो रिच मार्केट्स में रिच फार्मर्स जो हैं दे आर गेटिंग द मोर बेनिफिट, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं दे आर नॉट गेनिंग मच ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिलता है वो मोस्टली रिच लैंडलॉर्ड्स को वो ज़्यादा मिलता है। रिच फार्मर्स उन्हें ज़्यादा मिलता है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, बल्क क्वालिटी में है, बल्क क्वांटिटी में है, क्वालिटी उनकी बेटर है, तो दे विल गेट द बेटर प्राइसेस, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके क्रॉप्स को
अच्छी प्राइस जो है वो मार्केट में फेच होगी। तो इसके लिए जो रिच फार्मर्स हैं दे आर गेटिंग गुड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं दे आर नॉट गेटिंग गुड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है सैलरीड पर्सन। अब ये भी फिक्स्ड इनकम ग्रुप की तरह ही है। जो सैलरीड पर्सन है जिनकी सैलरी फिक्स है, जैसे टीचर्स हैं, क्लर्क्स हैं, वाइट कॉलर पर्सन्स हैं, ये जितने भी प्रोफेशनल पर्सन्स हैं उनकी सैलरी फिक्स है। अब जब सैलरी फिक्स है लेकिन प्राइस बढ़ गई है तो हम क्या देखते हैं, उस इन्फ्लेशन का हमारे बजट पे इफ़ेक्ट आता है। वी आर नॉट गेनिंग मच, हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारी सैलरी इज़ फिक्स, लेकिन इन्फ्लेशन का बेनिफिट हमको नहीं मिला। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वेज एक्ट में जब हम थर्ड पार्ट में चलेंगे तो ये जो हमने इफ़ेक्ट्स देखे उसी इफ़ेक्ट्स को वो मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगी। जैसे हमने कहा सैलरीड पर्सन, हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम ग्रुप, सैलरीड पर्सन, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम वेज एक्ट में चेंजेस करती है। जैसे हम देखेंगे डियरनेस अलाउंस यानी डीए, यानी गवर्नमेंट महंगाई भत्ता देती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो सैलरीड पीपल की इनकम को भी बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि उनकी इनकम महंगाई के साथ एडजस्ट हो सके। इसके लिए वो ज़्यादातर डीए इंक्रीज़ करती है, यानी डियरनेस अलाउंस, जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं बच्चों। लेकिन इफ़ेक्ट ये है कि सैलरीड पीपल जब तक डीए मिले तब तक महंगाई तो फेस करनी है, परचेज तो करना है, भले महंगी हो, थोड़ी लेनी हो, लेकिन लेना तो है क्योंकि हमें इकोनॉमी को में सर्वाइव करना है, तो ये परचेजिंग तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इसके लिए सैलरीड पीपल के ऊपर भी हमेशा नेगेटिव इफेक्ट रहता है क्योंकि वहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ा है लेकिन उनकी सैलरी फिक्स है। देन है वेज अर्नर्स। अब जो ये वेज अर्नर्स हैं जो डेली वेज पे सर्वाइव होते हैं, यानी हमारा लेबर ग्रुप। अब ये लेबर ग्रुप ऐसा है कि हमेशा उनकी वेज रेट्स बदलते रहते हैं, कभी हाई कभी लो, तो उनकी जो सिचुएशंस हैं वो इकोनॉमी में हमेशा अनसर्टन रहती है, वो बदलती रहती है, वो अडेप्टेबिलिटी रहती है। समटाइम जैसे महंगाई बढ़ गई तो वो ज़्यादा वेजेस डिमांड करते हैं और फिर जैसे ही वेजेस उन्होंने ज़्यादा डिमांड किए तो वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो वेज अर्नर्स जो हैं इनकी सिचुएशन जो रहती है वो इकोनॉमी के साथ बदलती रहती हैं, यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है मोस्टली लेबर जो है सम टाइम अपनी वेजेस बढ़ा देते हैं, कभी कभी उन्हें अच्छी वेजेस नहीं भी मिलती हैं तो फोर्सफुली उन्हें लो वेजेस पे भी काम करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग की सिचुएशंस क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा लेबर अवेलेबल हो जाते हैं तो एम्प्लॉयर जो है उनके वो बहुत सारे यू नो दैट कि वो निगोशिएट करता है और जो उनका लो वेजेस पे काम करने के लिए लेबर रेडी हो जाएगा बस उसको रख लेगा। तो सम टाइम देयर बार्गेनिंग पावर इज़ वीक, लेकिन अगर उनका बार्गेनिंग पावर अच्छा होगा तो दे विल डिमांड मोर। तो वेज अर्नर के केसेस में, क्योंकि लेबर के केसेस में उनकी प्राइसेस उनके सराउंडिंग और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ओके बच्चों, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स, जहां हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां पे भी इफेक्ट इन्फ्लेशन का दिखाई देता। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन कंजम्पशन एंड वेलफेयर। अब जनरली यहाँ पे एक ही पैराग्राफ आएगी क्योंकि जब हम देखते हैं इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन के दौरान क्या हुआ बच्चों, प्राइस आपकी बढ़ गई। अब प्राइस बढ़ गई तो हमारा परचेजिंग पावर क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। जब परचेजिंग पावर रिड्यूस, कंजम्पशन रिड्यूस, एज अ रिजल्ट द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर रिड्यूस, सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर रिड्यूस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंज्यूमर रिड्यूस, वो अफेक्टेड होता है। तो हमारी कंजम्पशन जो है वो बैडली अफेक्टेड होती है ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारा कंजम्पशन पावर कम हो जाता है। कंजम्पशन कम हो गया, परचेसिंग कम हो गया, सेटिस्फैक्शन कम हो गया, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अफेक्ट होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन का पीरियड। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड पे भी हमारा इफेक्ट आता है बच्चों, क्योंकि जब हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मतलब हमारी चीज़ें महंगी हैं, और जब हमारी चीज़ें महंगी है तो बट नेचुरल अफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट,
क्योंकि डायरेक्टली हिट करेगा हमारे एक्सपोर्ट पे, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो हो जाएगा वो बिकम कॉस्टली और इम्पोर्ट बिकम चीपर। हम ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे यानी हमारी इकोनॉमी से पैसा ड्रेन होके, फंड्स ड्रेन होके आउटसाइड द कंट्री जाएगा, और हमारे गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारे गुड्स ड्यू टू इन्फ्लेशन बिकम कॉस्टली, वो कॉस्टली हो जा रहे हैं, और इसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्सली अफेक्टेड होता है। क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट तभी फेवरेबल होता है, तभी सरप्लस होता है जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन ही उल्टी है, यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हमारे देश में महंगाई है, हमारी चीज़ महंगी है, इसके लिए फॉरेन कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। एक्सपोर्ट अटैक हो गया, एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गया, इंपोर्ट बढ़ गया, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट हो जाता है, यानी फॉरेन करेंसी का डेफिसिट हमें दिखाई देता है, यानी डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम हमारी इकोनॉमी में, बीओपी का पोजीशन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट दिखाई देता है। यानी हम लोग इकोनॉमी में इंपोर्ट पे ज़्यादा खर्चा करते हैं और एक्सपोर्ट से हमें उतने रेवेन्यू, उतने फंड्स हमें नहीं मिल पाते हैं, तो फॉरेन ट्रेड तो बैडली अफेक्टेड होता है, जो कोई इकोनॉमी नहीं चाहती है। इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा मेजर्स लेती है टू कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। फाइनली अफेक्ट जो है, अफेक्ट ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। अब हमने पहले ही कहा इन्फ्लेशन कोई भी इकोनॉमी डिज़ायर नहीं करती है, इट इज़ अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी, क्योंकि ये सोशली डिज़ायरेबल नहीं होती है, ये हमारे परचेसिंग पावर को रिड्यूस करती है, ये हमारे कंजम्पशन को रिड्यूस करती है, तो कंज्यूमर अफेक्ट हो गया बराबर। प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है, करप्शन बढ़ जाती है इकोनॉमी में, होर्डिंग और स्टॉकिंग बढ़ जाती है, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी बढ़ जाती है, इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। अब आप बताओ, जब इस तरह से आपकी इकोनॉमी में इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपकी इकोनॉमी को सोशली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि जब सोशली इकोनॉमी इम्बैलेंस होती है तो पॉलिटिकल इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं। इसके लिए हमने देखा है कि हमारे इन्फ्लेशन के दौरान सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि अननेसेसरी हमारे इकोनॉमी में जो बर्डन आता है वो हमारे सोशली यानी हमारे सोशल सिस्टम को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है, और बहुत सारे अप हैवल्स यानी अप्स एंड डाउन्स इकोनॉमी में क्रिएट हो जाते हैं। इकोनॉमी को बैलेंस करके चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक्टिविटीज़ ही ऐसी हैं। जैसे हमने कहा करप्शन बढ़ जाती है क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, महंगाई को फेस करना है, तो हर कोई अगर ऐसे इन्फ्लेशन के दौरान करप्शन करेगा तो गरीब किधर जाएगा, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि पुअर पीपल दे अफेक्ट बैडली, और उसकी वजह से फिर इकोनॉमी में इस तरह के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स यानी करप्शन दिखाई दिया, जैसे हमने कहा होर्डिंग दिखाई दिया, स्टॉकिंग दिखाई दिया, स्पेकुलेशन है, स्मगलिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है। अब ये इकोनॉमी है तो इकोनॉमी सोशली और पॉलिटिकली ओवरऑल अफेक्ट आता है। तो ये है ऑल द इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसके लिए हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हमेशा इकोनॉमी में जितना हो सके रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी के कंजम्पशन को मोटिवेट करता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुआ तो ये प्रोडक्शन पे भी इफ़ेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इफ़ेक्ट करता है, कंजम्पशन और हमारे ओवरऑल वेलफेयर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी इफ़ेक्ट करता है, और हमारे फॉरेन ट्रेड उसको तो एडवर्स इफेक्ट रहता है, क्योंकि डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाता है बच्चों और इंपोर्ट सस्ता हो जाता है, तो ये तो हमारी इकोनॉमी को और पीछे लेके आ जाता है, फॉरेन करेंसी हमारी और रिड्यूस हो जाती है, और लास्ट सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं जब महंगाई का लेवल हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये हैं ऑल द इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब जब ये क्वेश्चन आपको आए
तो ज़रूरी नहीं है ये ऑल द पॉइंट्स आप लिखो। जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट लिया, मैंने 7 पॉइंट्स लिया, तो यू कैन राइट एनी 5 पॉइंट्स। यहाँ पर भी हमने 7 पॉइंट्स लिया, यू कैन राइट एनी 5 पॉइंट्स। बाकी यहाँ पे इफेक्ट ऑन कंजम्पशन 1 पैराग्राफ, इफेक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड 1 पैराग्राफ एंड इफेक्ट ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज वो भी 1 पैराग्राफ है। तो बहुत ईजिली मैंने अपने नोट्स में आपको लिख के दे दिया। So you don't worry about your notes. Okay बच्चों? So if you like this video, you can share with your maximum friends. And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.